Yes, I have granted her the permission. Yeah. Okay. Yeah. So we were on sub point expert opinion survey. Okay. So uh, any such research which don't have any as such secondary data or don't have any previous findings. uh, ओके, सो ऐसा जो डेटा है जिससे रिलेटेड कोई भी सेकेंडरी डेटा या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ही नहीं, बट उस रिसर्च टॉपिक पे हमें रिसर्च करना ही है। ओके, बट उस पे कुछ फाइंडिंग्स नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई पर्सन जिसने ऑलरेडी उस कैटेगरी में कुछ थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, या फिर उस टॉपिक से या फिर उस रिसर्च से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है। ओके, सो ऐसे जो लोग हैं या फिर जो ऐसे एक्सपर्टीज है, ऐसे रिसर्चर्स है, हम इन लोगों से कांटेक्ट में आ सकते हैं और इन लोगों से हम वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं, उन 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 लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जो डिजायरेबल आंसर्स है या फिर हमारे रिसर्च को कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ऐसे कुछ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे एथिक्स है, ठीक है, जो एज अ बेस हमारे रिसर्च को एक फाउंडेशन, एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। ऐसा डेटा हम इन लोगों से बात करके, उनसे डिस्कशन करके एक्वायर कर सकते हैं, राइट। सो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे कैटेगरी है, पिछली जो कैटेगरी थी केस स्टडी सर्वे, उसकी ही तरह ये भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों फॉर्म में हो सकती है। स्ट्रक्चर्ड ऐसे, अगर हमारे इस रिसर्च से रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रीवियस डेटा है और उसका और हमारा जो प्राइमरी डेटा है जिसको हम बेस रूट लेवल से स्टार्ट करने वाले, उन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस जो हमारे रिसर्चर है उनसे हम जो डेटा एक्वायर करेंगे, इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जब बन के आएगा तब हम उसको स्ट्रक्चर्ड एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे कहेंगे, राइट। जब बट ऑन आइल साइड, जब उस व्हाट डू वी से हमारा जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं है, या फिर व्हाट डू वी से उस उसकी शुरुआत हम प्राइमरी लेवल से कर रहे हैं या बेस रूट लेवल से कर रहे हैं, और जो हमारे रिसर्चर है उनसे जो डेटा एक्वायर होगा उसका और हमारा जो प्राइमरी डेटा है, इन दोनों के बेसिस पे जो रिसर्च कैरी ऑन करेंगे, तब उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं, राइट। ये हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे, राइट। सो अगला जो सब पॉइंट है वो है फोकस ग्रुप डिस्कशन, राइट। So, as we have discussed earlier, we cannot consider the entire population as a whole when we have to apply any research finding on that, okay, or them. So, what we do is what do we say? Uh, we select or we opt few people or a cluster of people from different categories, belonging from different categories, different realms, with different abilities, different conditions। ऐसे इन सभी लोगों का एक क्लस्टर को हम इन सभी कैटेगरीज में से बाजू करते हैं या फिर इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं, विच कैन एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, राइट। ऐसे लोग जो एक पूरे कम्युनिटी को, एक पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे लोगों को हम एक साथ लाते हैं। इन लोगों से हम अपना डिजायर्ड डेटा जो है या फिर हमारे रिसर्च को सपोर्ट कर सके ऐसा कुछ डेटा है, उन लोगों से हम एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। वी कंसिस्टेंटली कीप मॉनिटरिंग दिस पीपल। इन लोगों को हम कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं, इन लोगों से कंसिस्टेंटली डेटा की डिमांड करते रहते हैं। और जब ये डेटा हमें मिल जाता है और उसको हम पूरी तरह से वैलिडेट, उसको पूरी तरह से ऑथेंटिक ऐसा हम उसको मानते हैं, उसके बाद ही हम उस रिसर्च फाइंडिंग को एक पॉपुलेशन पे एज अ होल उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी रियल टाइम एग्जाम्पल देना हुआ तो अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी अगर कोई वैक्सीन है, राइट, सॉरी, अगर कोई डिसीज है या फिर कोई वायरस है, वो एकदम से आ गया, राइट। सो उस पे जो एंटीडोट बनने का काम चलता है, तो उस एंटीडोट को जब वो इन प्रोग्रेस होता है, तो उसी वक्त कुछ रिस्पोंडेंट्स को या फिर कुछ व्हाट डू वी से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को उस लैब में लाया जाता है, जो विलिंगली अपनी मर्जी से उस व्हाट डू वी से उस एंटीडोट को अपने आप पे ट्रायल करने के लिए वो खुद से अपना कंसेंट दे देते हैं, राइट। सो उस एंटीडोट को टेस्ट करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, राइट। बिकॉज हमें उसका कुछ भी अंदाजा नहीं है कि ये जो एंटीडोट है इसका रिजल्ट्स कब तक चलेंगे या फिर
इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके डीमेरिट्स क्या होंगे, राइट। सो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि मे बी इसमें 15 डेज लग सकते हैं, इसमें 3 मंथ्स लग सकते हैं, इसमें 12 मंथ लग सकते हैं, या फिर इसमें कई सालों लग सकते हैं, राइट। क्योंकि एंटीडोट दिया और खत्म हो गया ऐसा नहीं चलता। उसके बाद हमें इन लोगों को कंसिस्टेंटली मॉनिटरिंग करना पड़ता है, और फिर इन लोगों को कंसिस्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। इन लोगों में फिजिकली या फिर व्हाट डू वी से मेंटली इन लोगों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, राइट। सो ये जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है, ये इस फॉर्म से हम इसको व्हाट डू वी से इसको रेलेवेंट मान सकते हैं, राइट। सो सो द व्हाट डू वी से फोकस ग्रुप की व्हाट डू वी से फोकस ग्रुप में जिन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं एज रिस्पोंडेंट्स के तौर पे, ये लोग इतने कमिटेड होने चाहिए कि मतलब फॉर सॉर्ट ऑफ अवे देखो, ये लोग मतलब कमिटेड होने चाहिए पूरी तरह से। क्योंकि अगर कोई बीच में ही रिसर्च को छोड़ के जाएगा, तो उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट लाना भी बहुत मुश्किल सा टास्क है, राइट। क्योंकि उसकी ही तरह कोई दूसरा ढूंढना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। उसकी तरह उसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, उस आदमी में भी उसकी तरह कुछ एट्रीब्यूट्स हो, तभी हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अगर कोई रिस्पोंडेंट छोड़ के जाता है, तो उसके बाद भी दूसरे को हायर करने में जितना टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस का यूज होगा, उससे बेटर ये होगा कि हम अपने जो पहले ही रिस्पोंडेंट्स चूज करें, हम उनको ही इतने कमिटेड होने चाहिए वो लोग हमारे रिसर्च के रिलेटेड, कि रिसर्च पूरा हो जाने तक वो बीच में उस रिसर्च को छोड़े ना, राइट। सो ये हो गया फोकस ग्रुप डिस्कशन, राइट। सो नेक्स्ट कैटेगरी है डिस्क्रिप्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। सो डिस्क्रिप्टिव का नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है, राइट। जस्ट अ मिनट, सॉरी। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है, उसमें उसके नाम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ है। Any sort of research which try to elaborate the data, and which what do we say which tries to convey the data in a flexible and sophisticated manner to each and every individual, or to an entire organization, is called as descriptive research, right। ऐसा कोई डेटा जो सामने वाले को इतनी एक्सेसिबली, इतनी फिजिबली उसको समझ में आए, मतलब अगर वो रिसर्च टॉपिक या फिर रिसर्च डिजाइन, सॉरी, रिसर्च उसके फेवर में नहीं भी है, या फिर उसका उस रिसर्च से कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी हमारा रिसर्च इतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए कि वो किसी भी आदमी को एकदम इजीली उस तक कन्वे हो सके, राइट। उसका एक्चुअल बेस क्या है, या फिर उस रिसर्च का एक्चुअल मोटो क्या है, उसको एकदम इजीली समझ में आए, ये आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। ओके। सो डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है, इट बेसिकली व्हाट डू वी से हाइलाइट्स ऑन इनसाइट्स ऑफ रिसर्च, लाइक सॉरी, डिफरेंट फैक्टर्स लाइक हाउ, व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि हाउ, व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये सारी जो चीजें हैं, इन सब पे डिस्क्रिप्टिव फोकस करता है, राइट। कि सॉर्ट ऑफ अगर कोई इंडिविजुअल या फिर कोई एक रिसर्चर उसको उस पे काम करने की सोचता है, तो उस रिसर्च से रिलेटेड वो जो भी डेटा अपने रिसर्च पेपर में उसको कंपाइल करेगा या फिर ऐड करेगा, वो सभी डेटा इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि सामने वाले को, या फिर किसी भी पर्सन को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन को, एम्प्लॉय को, इवन कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर्स को, किसी भी, मतलब एजुकेटेड एज वेल एज इलिटरेट, इन दोनों कैटेगरी में से जो भी लोग हैं, इन सबको ये डेटा एकदम इजीली उन तक कन्वे हो जाए, राइट। ये आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में। ओके, सो इसमें है दो सब कैटेगरीज, दे आर क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड सेकेंड इज लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। So, cross-sectional, as the name suggests, involves a slice of population. It is carried out at a single moment in the time, and hence applicability of a researcher comes with a specific time interval. This population selected is only investigable and considerable for the time being till the research is in progress. Okay. सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में होता क्या है कि इसमें, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कि एक एंटायर पॉपुलेशन में से एक छोटा सा क्लस्टर को चूज किया जाता है और उसके बेसिस पे ही रिसर्च किया जाता है। बट
here comes the conditions. Okay, so conditions ऐसे है कि ये जो मॉब है या फिर जो क्लस्टर हमने रिसर्च के लिए चूज किया है, इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए या फिर एक पर्टिकुलर व्हाट डू वी से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम ये जो क्लस्टर है या फिर इस क्लस्टर में इन्वॉल्व जो लोग हैं, इन लोगों को एज अ रिस्पोंडेंट्स के तौर पे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इन लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, राइट? एक बार ये रिसर्च खत्म हो जाए उसके बाद ये लोग हमारे लिए बाकी लोगों की तरह नॉर्मल पीपल ही है, राइट? मतलब एक्चुअली ये लोग नॉर्मल ही होते हैं, बट फॉर ड्यू टू फॉर बट फॉर सम ड्यूरेशन वी हैव टू ट्रीट दिस पीपल इन अ स्पेशल मैनर। ओके, जब तक हमारा रिसर्च उनसे व्हाट डू वी से उनसे मिले हुए डेटा पे जब तक हमारा रिसर्च पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हम इन लोगों को एकदम थोड़ा स्पेशली ट्रीट करना पड़ता है, राइट? ये हो गया एक चीज। नेक्स्ट इज carried out at a single moment in the time, like ये जो what do we say क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी देखो जैसे कि हमने एंटीडोट की बात की, तो इसमें जैसे ही किसी पर्सन को एंटीडोट इंजेक्ट किया जाता है उसमें सिर्फ उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पे ही नहीं हाईलाइट किया जाता, बल्कि उसके अलावा उसके जो और भी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है या फिर उसके और भी डिफरेंट डिफरेंट व्हाट डू वी से एस्पेक्ट्स है जो जिसमें जिसपे चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, राइट? सो उन उन चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। सो व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से इज कि एक ही टाइम पे मल्टीपल एक्टिविटीज इसमें चल रही होती है क्रॉस सेक्शन में, राइट? ओके, डॉक्टर्स लोग या फिर रिसर्चर लोग उस पेशेंट का कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उसकी व्हाट डू वी से उसकी पल्स चेक करते रहते हैं, उसकी हार्ट रेट्स पर चेक करते रहते हैं, या फिर उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि ये डिटेक्ट करते रहते हैं, या फिर उसका व्हाट डू वी से माइंड मॉनिटरिंग, उसका ब्रेन मैपिंग चल रहा होता है, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या, ये डिटेक्ट करते रहते हैं। साइड बाय साइड उसकी एज पे उसकी मैच्योरिटी पे ये सारी चीजें इन पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्या, या फिर उस पे जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये सारी मल्टीपल चीजें एक साथ उस पे चल रही होती है, राइट? सो ये जो क्रॉस सेक्शनल है इसमें सभी चीजें मल्टीपल चीजें एक कांस्टेंट टाइम फ्रेम में चल रही होती है, राइट? ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ओके, so sometimes a survey can be carried between group of people who share a time zone or have experienced an event that took place at a particular time period is called as cohort survey or cross section। okay, cohort survey of cross section को ही cross sectional survey कहा जाता है, right? next is basically ये जो yeah, so next category is longitudinal studies। so sorry, नेक्स्ट सब पॉइंट, सॉरी। सो लॉन्जिट्यूडनल स्टडी जो होता है, तो उसमें क्या होता है, अ सिंगल सैंपल ऑफ आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन दैट इज स्टडीड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज अ लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज। ओके, सो लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में होता क्या है कि अगर कोई एक रिसर्च है और जैसे कि हमने अभी एक रियल टाइम एग्जांपल देखा एंटीडोट का, और हमने बात की कि इसमें कुछ ऐसा फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता या फिर कोई ऐसा फिक्स टाइम बाउंडिंग नहीं होता जिसमें ये रिसर्च को हम व्हाट डू वी से ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसा हम रैंडमली स्टेट कर पाए, राइट? या फिर प्रेडिक्ट कर पाए कि ये रिसर्च यहाँ तक खत्म हो जाएगा। सो उसका मतलब हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, रफली उसको हम एकदम रैंडमली उसको स्टेट नहीं कर सकते कि ये इतने इतने ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगा, राइट? सो लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज ऐसी ऐसी कैटेगरी है जिसमें रिस्पोंडेंट्स जो है उनको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम उनको एज अ रिस्पोंडेंट्स के तौर पे ट्रीट करते हैं, राइट? और जिस कैटेगरी में हम अपने रिस्पोंडेंट्स को फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एज अ रिस्पोंडेंट्स ट्रीट करते हैं उसको लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं, राइट? सो लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज जो ये कैटेगरी है उसमें this study involves selection of a representative panel or a group of individuals which represent a population। as we have discussed earlier, हम पूरे पॉपुलेशन को एज अ वोल कंसिडर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को एक साथ एक क्लस्टर में उनको कंबाइन करके उन्हीं लोगों पे हम अपना रिसर्च चलाते हैं, राइट? और उसके बाद उसको उसके उससे जो फाइंडिंग्स मिलेगी उसको वैलिडेट करके उसको ऑथेंटिक प्रूव करने के बाद ही हम उसको पॉपुलेशन पे एज अ होल उसको अप्लाई कर देते हैं, राइट? सो it involves a repeated measurement of group over a fixed interval of time। okay, next is
Sample size needed to be fixed, members need to be fixed. If one leaves, it's hard to seek for a substitute with similarities. Okay. So जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस किया, सो लॉन्जिट्यूडनल में भी ऐसा ही होता है कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो इतने कमिटेड होने चाहिए कि वो बीच में हमारा रिसर्च छोड़े ना। फॉर एग्जांपल अभी रियल टाइम एग्जांपल दूं तो फॉर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल जस्ट इमेजिन एक कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? कोई एक आईटी फर्म है। सो आईटी फर्म में होता क्या है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाओ आपकी जॉब लगने के बाद, सो व्हाट दे डू इज वंस यू आर हायर्ड, you are provided a overview or a training for about 3 to 4 months just in case to know the insights of the company. Okay. आपको होता क्या है कि 3-4 महीने के लिए कंपनी के जो ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स हैं वो आपको एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एक आपको थोड़ा सा असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको कंपनी में क्या क्या चलता है, ओके, या फिर कंपनी में जब जो टास्क चलते हैं उनको हम कैसे हैंडल करें, या फिर कंपनी में जो मशीनरीज है उनको कैसे हैंडल करें, या फिर जो डिफरेंट एक्सेसरीज है, डिफरेंट व्हाट डू वी से, डिफरेंट डिफरेंट जो चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में एक टिपिकल लेवल पे चलती है, उन सभी चीजों के बारे में तुमको ब्रीफ इंसाइट दिया जाता है फॉर 3 to 4 मंथ्स, राइट? और उसके बाद में तुमको उसके बाद तुम्हारा एक स्क्रीनिंग होता है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि तुम इस जॉब के लिए मतलब आगे कंटिन्यू करने के लिए तुम फिट हो या नहीं। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई एक आईटी सेक्टर की कंपनी मान लो, उसमें होता क्या है कि किसी कैंडिडेट को अगर 3-4 मंथ्स के लिए उसको ट्रेनिंग दे दिया, राइट? फिर उसको एक फॉर अराउंड 6 लाख का पैकेज एक उसको दे दिया, राइट? उसके बाद में उसने वो जॉब फॉर अराउंड अगले 2 साल के लिए उसने कंटिन्यू की। बट फिर उसके बाद में अचानक से उसको किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छा ऑफर आता है, राइट? उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 9 लाख का या फिर 10 लाख का पैकेज उसको एश्योर कर, राइट? सो फिर वो जो कैंडिडेट है वो उस तरफ जाने के लिए मतलब उसका थोड़ा सा ये हो जाता है, राइट? उसका हेल्म सॉर्ट ऑफ उस डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। सो फिर होता क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये बात समझ में आ गई कि ये कैंडिडेट जॉब छोड़ने की तैयारी में है या फिर ये छोड़ सकता है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, जो पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसको ट्रेनिंग दी, वो क्या करती है कि वो उसको उस दूसरी कंपनी से ज्यादा अच्छा प्रपोजल देती है, राइट? वो सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि अगर वो 10 दे रही है तो हम 12 देने के लिए तैयार हैं। ओके। सो ये करने का पीछे का रीजन है कि जबकि अगर ये जो फर्स्ट कैंडिडेट है ये अगर छोड़ के चला जाए दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहली बात ये होगी कि कंपनी के जो इनसाइट्स है या फिर कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है या फिर कंपनी के जो व्हाट डू वी से ऐसी कुछ चीजें हैं जो बाहर नहीं लीक आउट होने देती कंपनी, ये वहां जाके उन लोगों से शेयर कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, राइट? नेक्स्ट थिंग इज, अगर वो ये कैंडिडेट छोड़ के जाता है उसकी जगह पे कोई दूसरा कैंडिडेट भी हायर किया जाए, तो उस कैंडिडेट को भी ट्रेनिंग देने के लिए या फिर व्हाट डू वी से उसको फिर से उस जॉब के सुटेबल बनाने के लिए फिर से उस उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी, उतना ही मनी कंज्यूम होगा, राइट? सो इससे बेटर है कि इसी कैंडिडेट को थोड़ा सा व्हाट डू वी से उसका स्पेस स्केल बढ़ाया जाए, राइट? ताकि इससे दोनों भी चीजें होंगी, कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो कंपनी में ही रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज उनको नए कैंडिडेट को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका टाइम, मनी, नॉलेज, ये सभी चीजें बच जाएंगी, राइट? सो इसी बात को व्हाट डू वी से लॉन्जिट्यूडनल में ये चीज इससे रिलेट करती है कि जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स इतने कमिटेड होने चाहिए कि हमारा पूरा होने तक वो हमें आदमी हायर करना भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले वाले को टाइम लगा था, राइट? हेलो, एवरीबडी क्लियर? Yes, yes. Clear. Yes, yes, ओके ओके continue. ओके ओके ओके। सो ये हो गया अपना सेकेंड कैटेगरी, डिस्क्रिप्टिव वाला। ओके। सो अपना नेक्स्ट कैटेगरी है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ओके। Experimental design are conducted to infer causality. In an experiment, a researcher actively manipulates one or more causal variables and measures their effect on the dependent variable of interest. Okay. So, most अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैटेगरी जो है ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ रिलेशन एस्टेब्लिश करती है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, राइट? सो
a casual designing representing impact of one independent variable on dependent one, right? So इस कैटेगरी में एक्चुअल होता क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे अपना एक सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट डालने की कोशिश करती है, और इस वेरिएबल में इतनी पावर होती है कि ये जो हमारा रिसर्च फाइंडिंग है उसको अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, उसको मॉडिफाई कर सकती है और उसको मोल्ड कर सकती है अपने तरीके से, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर एग्जांपल ले लो, मॉनिटरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अ प्राइस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट? अगर मुझे एक सॉर्ट ऑफ सर्वे करना है जिसमें किसी एक कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी पे अगर मुझे रिसर्च करना है या फिर कमोडिटी पे मुझे अपना सर्वे करना है, तो उस कमोडिटी पे उसकी जो प्राइस है उसका प्राइस कस्टमर की मेंटेलिटी पे या कस्टमर के पॉकेट पे या फिर व्हाट डू वी से कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है, इन सभी चीजों पे कितना इम्पैक्ट करता है या फिर इन सभी चीजों पे कितना इन्फ्लुएंस करता है, ये ढूंढना है। ओके, सो इस पॉइंट में होता क्या है कि जो मैं जो प्राइस का इन्फ्लुएंस डिटेक्ट कर रहा हूँ वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है या फिर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पॉकेट फ्रेंडली है भी या नहीं, या फिर कस्टमर की जो उस प्रोडक्ट को लेके मेंटेलिटी है, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा डिपेंडेंट वाले पे अपना इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है, और उसमें इतनी पावर होती है कि वो अपने आप से जो फाइंडिंग्स है उसको अपने अपने तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको मोल्ड कर सकता है। ओके, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ओके, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन। ओके, दिस डिजाइन अलाउज फॉर द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल एंड एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स। The main advantages of statistical design are the following. The effect of more than one level of independent variable on dependent variable can be manipulated. The effect of more than one independent variable can be examined. The effect of specific extraneous variable can be controlled. Okay, so जो statistical hello hello, Yeah, am I we audible? Yeah, okay. So yeah, ये audible, statistical audible. design जो होता है, it basically concerns with the question how the information and the data gathered are to be analyzed. Okay, ये जो statistical design है ये basically इस चीज पे highlight करता है कि जो हमारे रिसर्च को सपोर्ट करे, जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो उससे रिलेटेड जो डेटा है हम गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गैदर करने के बाद हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, राइट? हम उस डेटा को कैसे डिफरेंट डिफरेंट फेसेट्स में हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से। ओके, ये आता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन में। ओके, क्लियर क्लियर? Yeah, we ओके, Yes. या सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरीज। सो एक्चुअली हमने अभी 4 कैटेगरीज देख ली, उसके अलावा भी ये 4 और कैटेगरीज आती है जो है सैम्पलिंग डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन एंड ऑपरेशनल डिजाइन। सो मोर और लेस ये जो 4 कैटेगरीज है जो पिछली हमने 4 कैटेगरीज डिस्कस की उनसे ऑलमोस्ट मेल खाती हैं ये चारों कैटेगरीज, राइट? सो सैम्पलिंग डिजाइन जो है, it's a method of selecting items to be observed or taken in consideration for the study. Okay, so sampling means sample. So before getting started with our research, actually we get out in search of such respondents, or we move out in search of such information or such pre-existing data which can support our research. Okay, so the method of selecting